नमस्कार। शानदार प्यारी सी सुहानी सी सुबह में मैं अर्पिता सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बिहार बिहान के इस खास कार्यक्रम में, आपके अपने कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या आप सभी दर्शकों का हमारे सुबह की खास मॉर्निंग शो बिहार बिहान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिल्कुल दिव्या, और इसके साथ अपने दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां मैं लेकर आई हूँ। खूबसूरत होते हैं वो पल, खूबसूरत होते हैं वो पल जब आपकी पलकों में सपने होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो पल जब आपकी पलकों में सपने होते हैं, चाहे कितने दूर रहे पर अपने तो अपने होते हैं। बिल्कुल अर्पिता, दूरी तय नहीं करती कि हमारा रिश्ता कितना ही गहरा और मजबूत है। बिल्कुल, क्योंकि अपने जो होते हैं वो कितने ही दूर क्यों ना रहें, हमारे दिल के पास जरूर होते हैं। और इसीलिए दिव्या, अपनों की पहचान करना भी जरूरी है कि अपना कौन है और पराया कौन है। और रहीमन जी ने जो कहा है, रहीम दास जी जो कहते हैं, देखिए, रहीमन विपदा ही भली, रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। मतलब विपत्तियों के समय ही पता लगता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। इसलिए विपत्तियां भी कई बार अच्छी होती हैं, मुश्किलें हमें बताती हैं कि हमारा कौन है, पराया कौन है। और पहचान जब हमें हो जाती है कि हमारा अपना कौन है, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और हम बहुत सारे छलावों से बच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे मुंह के सामने मीठा तो बनते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, पर दिल में हमारे लिए बहुत सारी बातें ऐसी रखते हैं जो हो सकता है हमारे लिए अच्छी ना हो। क्यों देवी? जी बिल्कुल अर्पिता, ऐसा सही मानना है, क्योंकि परेशानी की जो घड़ी होती है वही बताती है कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं या फिर शत्रु हैं। और कबीरदास ने भी एक दोहा कहा है इस पर कि सुख के साथ ही सब बने, दुख के बनी ना कोई, जो दुख के साथ ही बने तो सुख काहे को होई। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो दुख में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता और सुख में जो खड़े होते हैं वही, मतलब सुख में हमारे साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं। और लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ दुख में खड़ा होता है तो हमारे लिए सुख और दुख एक समान होता है। सभी परिस्थिति हमारे लिए एक ही जैसे हो जाते हैं उस समय में। बिल्कुल दिव्या, और आज के कार्यक्रम में अपने दर्शकों के लिए कुछ अनमोल वचन भी जरूर लेकर आते हैं। लगातार आपने कबीर के और हमने रहीम के दोहे पढ़े हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को हमारे जो और देश के महान शख्सियत है उनके अनमोल वचनों को भी सुनना चाहिए ताकि हमारी सुबह बहुत खूबसूरत हो पाए। और तो देखते हैं इसका उद्देश्य जो होता है, हम दर्शकों को बताना चाहें कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने अपने समय में जो भी परेशानियों को झेला है उससे हमें सीख मिलती है कि हम आगे आने वाले समय में कठिनाइयों को कैसे झेलें, कैसे उन सभी से निपटें, जिस कारण से अपने दर्शकों के लिए अनमोल वचन लेकर आते हैं। तो नजर डालिए आज के अनमोल वचन पर। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। योग बिहान, जो आपको जागरूक करता है कि क्यों हमें हर दिन योग करना चाहिए। हमारे मन की शांति, तन की शांति, इन सभी चीजों के लिए योग बहुत ही कारगर उपाय है। तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को योग बिहान दिखाना, लेकिन दर्शकों से यह भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप योग बिहान देखते देखते सुनिश्चित करें कि आप 5 मिनट अपने ही जहां पे आप बैठे हों उस योग को जरूर दोहराएं और योगाभ्यास करें। नजर डालिए आज के योग बिहान पर। नमस्कार दर्शकों, कई सारे हमारे दर्शक हैं ऐसे जो हमेशा इस बात को बताते हैं कि उनको कमर के दर्द होते हैं। और कमर के दर्द होने पर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि कमर का दर्द एक कुछ समय के लिए हुआ और एक लंबे समय के लिए हुआ। तो हम दोनों के लिए करेंगे। सबसे पहले पेट के बल हो जाएं और भुजंगासन करके दिखाएं। भुजंगासन नाम से ही पता चलता है कि भुजंग सांप को कहते हैं। स्नेक पोज, हाथों को बगल में रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते ऊपर उठाते जाएंगे, बिल्कुल, और रोकेंगे सांस को। और जितना देर हम सांस को रोक सकें उतना हमारे रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ेगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस दौरान आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी पे हो
और अगर आपने कभी योग किया है या योग की थोड़ी सी जानकारी है तो आपका ध्यान अनाहत चक्र पे हो, यानी कि दोनों हृदय, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में जो हृदय के बीच में जो रीढ़ की हड्डी है उस पर आप एक प्रकाश, एक ज्योत की एक कल्पना करें और एक चक्र की कल्पना करें और वहाँ ध्यान लगाएं, सांस लें और छोड़ दें। आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे 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 मुलायम होगी और आपको दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आराम से आराम से आराम से करके दिखाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपके शरीर पे। इसको 2 बार 3 बार सुविधानुसार कर सकते हैं। चलिए, अब इसके ही दौरान एक प्रश्न और आया है, हमारे दर्शकों ने पिछले बार दिया था, जो था मोटापा यानी पेट की चर्बी। तो इसके लिए इसी से रिलेटेड है मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन के लिए लेट जाएं, हाथ को हाथ में रखें, गाल, हाँ, जिस एक हाथ को नीचे लाएंगे, केहूनी को थोड़ा नीचे लाएंगे, देखिए ये है आपके पेटों के चर्बी को कम करने के लिए। सुविधानुसार 10 बार 20 बार 10 बार 20 बार। अब देख रहे हैं केहूनी जो है हमारी है घुटनों को टच कर रही है या नहीं टच कर पा रही है। जिस दिन टच करेगी उस दिन आपके पेट की चर्बी बिल्कुल कम हो जाएगी। और इसको निरंतर करने से, यानी आप इन भुजंगासन और मत्स्य क्रीड़ासन, तो इसको आप करते हैं तो आपकी पेट की चर्बी बहुत कम हो जाती है। ध्यान रखना है कि जब भी आप आसन कर रहे हैं तो आपके हृदय गति स्वस्थ रहे। हृदय गति अगर आपका एबनॉर्मल हो गया, असामान्य हो गया, तो आपने आसन नहीं किया, तो वो तो एक सरल व्यायाम हो गया। क्योंकि योगासन में चित्त और मन इन दोनों का प्रयोग होता है। और उसके बाद अब हम हृदय के रोग पे आ रहे हैं, और वो हृदय के रोग हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आपके दोनों हाथों को आप सांस लेकर पीछे की ओर रखें, हाथों को पीछे रखेंगे, कमर पे, बिल्कुल कमर पे रखें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। ये भी चंद्रासन का ही एक स्वरूप है, अर्धचंद्रासन इसे कहते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से वापस धीरे 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 आएंगे, बिल्कुल। फिर सांस लेके इस क्रिया को हम बिल्कुल वापस आएंगे। हाँ, इस क्रिया को आप करेंगे तो हृदय के आपके जो फेफड़े में जो करोड़ों छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और आपके फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। एजमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो इनको अस्थमा है, फुफ्फुस है, उनके लिए अच्छा है। खांसी भी जिनको है उसके लिए भी है, जिसका शरीर विकास नहीं कर पा रहा है उनके लिए भी अच्छा है। सुविधानुसार करें। उम्मीद है कि आपको आज का जो कार्यक्रम है वो पसंद आया होगा। और विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको कि जल का प्रयोग और रात की नींद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी योग की अनुभूति के साथ, योग की तमाम प्रक्रियाओं के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत शुभ होगा, आपका दिन बहुत स्वस्थ होगा। जी हाँ, जब ओम के स्वर के साथ आप योग साधना में बैठते हैं तो मन को शांति के साथ साथ एक विज़न भी मिलता है, एक दिशा भी हमारे मन को मिलती है कि हमें जीवन में किस ओर आगे बढ़ना है। और इसी प्रयास से हम ये सेगमेंट आपके लिए खास तौर पर लेकर आते हैं। लेकिन बिहार में और भी बहुत सारी हम बातचीत करेंगे, क्यों दिव्या? जी बिल्कुल अर्पिता। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है स्पेशल गेस्ट की तरफ से, यानी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ आज के एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनसे आपको उचित परिचित कराएं। सबसे पहले मैं आपसे अर्पिता एक सवाल करना चाहती हूँ। बिल्कुल। कि आपके हाथ में मैं एक नोटबुक देख सकती हूँ, जब वो भर जाता है तो आप क्या करती हैं? नॉर्मली हम लोग रद्दी वाले को दे देते हैं लेकिन नहीं, आज हम आपको यही बताएंगे कि ये जो वेस्ट मटेरियल है इनसे आप कैसे इनको यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और पर्यावरण
पर्यावरण के लिए भी ये काफी फायदेमंद मतलब होता तू है। वेस्ट से इन्वेस्ट की बात कर रही हो। बिल्कुल, वेस्ट मटेरियल कभी भी वेस्ट नहीं होता है, नजरिया होना चाहिए, उसको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। बिल्कुल दिव्या। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो यही करते हैं, चित्रकार हैं, वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं होने देते हैं, यानी कि मनोज कुमार सहनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर आपसे बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन आपने कई पेंटिंग बनाई है, कलाकृति बनाई है, तो उन सभी नमूने जो हमारे पास आए हैं हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाना। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन नमूनों पर, फिर आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये पेंटिंग्स ये कैसे बनाई जाती है। तो नज़र डालते हैं आज के नमूने पर। अभी हमने देखी कि मनोज जी ने कितनी खूबसूरत चित्रकारी की है, एक जीवंत चित्रकारी जिसे कहते हैं, उसके नमूने अभी अभी हमने देखे। मनोज जी हमें बहुत अच्छा लगा इन चित्रों को देखकर और उत्सुकता बढ़ गई है जानने की, क्योंकि चित्रों के साथ हमने कुछ ऐसे नमूने देखे जो दिखने में तो लगता है कि कोई लकड़ी की मूर्ति है या लकड़ी से बनाई कलाकृतियाँ हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है कि ये लकड़ी की बनाई हुई चीज़ें नहीं है। पहले हम आपकी चित्रकारी के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब ये कैसी चित्रकारी, इसका नाम क्या है और इतनी गहराई से आपने चित्रकारी की है, विस्तार से बताइए इसके बारे में। जी, पहले तो मैंने दर्शकों को नमस्कार, और मैं गुरुजनों को जो मैं आज दुनिया में नहीं है उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मैं उनको सशक्त नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम। एक्चुअली है कि ये जो कला है, पेंटिंग सेक्शन है, वो मैंने
वाटर कलर से शुरू किया। जो पानी तेल चित्र बहुत महंगी होती थी, तो मैंने उसको क्या किया कि उस समय भी बहुत महंगी होती थी कलर। तो मैंने क्या करता था कि कहीं मूर्ति का पेंट होता था, वो बहुत सस्ता मिलता है, उसको मैंने अपने वाटर कलर में कन्वर्ट किया और मैं खुद से कलर बनाया और खुद से मैंने इसको पेंटिंग को तैयार किया। मतलब ये मार्केट में मिलने वाले सीधे कलर नहीं है, आपने मार्केट इसमें मैंने कुछ खुद चेंजेस चेंज किए किया हैं। मैंने। तो मैंने खुद से बनाया कलर। आज भी मैं अपने खुद से कलर बनाता हूँ, एक्रेलिक, वाटर कलर, आपको ऑयल कलर, पेस्टल, ये सारे सिस्टम जो है मैं खुद को तैयार किया, क्योंकि उस समय हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं होती थी पैसा। मैं तो बहुत मध्यम परिवार से आया था और मैं 10 रुपये के लिए भी तरसता था कि मेरा 10 रुपया आएगा कहाँ से। तो मैंने ये इस तरह से मैंने जुगाड़ कर पैसा रखता था और उससे मैंने कलर थोड़ा खरीद के उससे मैंने ये कंप्लीट किया। देखा जाए तो ये तो हमारे बिहारियों की पहचान है कि हम जुगाड़ में सबसे आगे होते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, ऑयल पेंटिंग जो आप बता रहे हैं, ऑयल कलर होता है, एक्रिलिक होता है, इसको कैसे आपने कलर के जरिए खुद से बनाया? कुछ तरीका आप बता सकते हैं? ये एक इसमें जो से कलर है, इसमें एक रे आता है आपका, एक वाइट एक मटेरियल है, जो उस मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं कि कलर में मिक्स करते हैं। और एक तेल होता है हम लोग का नारियल तेल, उस नारियल तेल को हम लोग उसको पका कर उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके और उसको कंप्लीट करते तो वो ऑयल कलर बन जाता है। वाटर कलर करने के लिए क्या, तो उसमें मीडियम आता है, उसको मीडियम थोड़ा मिक्स करते हैं और वाइट है, वाइट की तरह आता है वो, और वो फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद एक्रेलिक करते हैं। तो एक्रेलिक में क्या होता है कि एक बाइंडर आता है, वो बाइंडर के साथ में क्या है वो मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एक्रेलिक हो जाता है। तो वो अलग अलग डिफरेंट कलर है, आप उसको या आप कपड़े में लगाइए, चाहे कैनवस में लगाइए, चाहे आप पेपर में लगाइए, सब अलग अलग आपका कैटेगरी। अच्छा सर, हमने कुछ चित्र ऐसे भी अभी देखे कि जो नॉर्मल पेंटिंग नहीं लग रहे थे, 3D में लग रहा था, उभार सा लग रहा था। और चूंकि ये जैसे हमने कुछ नमूने भी जो देख रहे हैं, ये कागज के बने हुए हैं, कैसे आपने इसको बनाया? ये वेस्ट का इन्वेस्टमेंट कैसे कर लिया आपने? इसका प्रोसेस भी बताइए। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके बारे में। मैंने बचपन में जब मैंने इसको देखा था पेपर मेसी वर्क, तो पेपर लोग करते थे बहुत काफ़ी, तो इसमें मिट्टी भी मिक्स किया जाता था और उसमें मिताली मिट्टी जो लोग बाल में लगाते हैं, वो लोग मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी, वो उसको मिक्स करके और पेपर को करके उसको एकदम मिट्टी की तरह बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि ये भारी हो जाता है काफ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, इसका कुछ अलग और इन्वेंशन करना चाहिए, कुछ मुझे अपने तरीक़ा से। तो बिहार का तो एक खासियत है कि लोग वो खोज में लगते हैं कि नहीं, कि मुझे क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि जो बेस्ट चीज़ था वो मैंने पेपर को मैंने देखा और उसको लुद्दी की नहीं, मतलब उसको मैंने क्या किया कि उसको ड्राई करना शुरू किया। मैंने कि वो ठोस भी रहे, मजबूत भी रहे और वो मैंने और आगे के टिकाऊ भी रहे। तो दो ये मैंने कंप्लीट किया। तो उसको मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा बनाया, फिर धीरे धीरे मैंने उसको कुछ अलग प्रोसेस किया, फिर बहुत बड़े बनाया, फिर उसको मैंने नेशनल के लिए भेजा। वो नेशनल के लिए अप्रूवल हुआ और वो फिर वहाँ से फिर वापस आए कलकत्ता से। तो क्या इसके लिए आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं? घर पे बनाते हैं या कोई सिस्टम तैयार करके रखा है आपने? नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एकदम रियल जब से मैंने बनाते हैं तो वो टोटल इन्वेस्ट करते हैं। जब हम लोग अपने पेपर से बनाएं तो पहले इसको आर्मेचर बनाया जाता है। पहले जब आप किसी चीज़ को अगर बनाते हैं तो आर्मेचर बहुत ज़रूरी है। आर्मेचर शब्द समझाएंगे, सांचा होता है क्या वो? नहीं, आर्मेचर का मतलब होता है कि आप किसी कंकाल चीज़ को बना रहे हैं या किसी मेरा बॉडी है तो मेरे अंदर में क्या है, कंकाली है, तो जस्ट लाइक वही चीज़ है। तो मैं पहले उसको एक आकार देता हूँ, आकार के साथ फिर मतलब उसको फिर मगर ये लगना भी चाहिए कि ये स्पैरो है, ये क्रो है। फिर उसके बाद तो इस तरह से मतलब उसको हम लोग अच्छा, ये बगल में आपने ये जो तस्वीर रखी है, आप इसको बताइए कैसे आपने इसको बनाया? देखने में लग रहा है कि ये पत्थर की है, पर ये पत्थर की नहीं है, एक्चुअली क्या, हाँ, ये पेपर मेसी है, पेपर का बना हुआ। तो मैंने पहले क्या किया कि इसको मिट्टी में पहले बनाया, पहले इसको मिट्टी में बनाया और इसके फिर
इसको थोड़ा सा हाँ, उठाकर दिखाइए हमारे दर्शकों को भी, ताकि देखिए, इसको बेहतर हाँ। तरीके से वो देख पाए। और इसमें एक पानी की धारा गिर पानी की रही है, एक धारा। लड़की ये पानी कहानी पी भी रही है है, एक तरह का। कहानी भी है, हाँ, एक- कॉन्सेप्ट हाँ, भी concept समझाइए भी और बता रहे हैं। कैसे बनाया ये भी बताइए। ये पेपर मिसी है, जो मैंने पेपर का जो है इस्तेमाल किया, जो मैंने आपको दिखाया कि जो पेपर है उसको मैंने ड्राई बनाया, एकदम मिट्टी की तरह बनाया। और एक सांचा होता है जो कि मैंने पहले से ही मिट्टी से तैयार करके उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको सांचा बनाया। उसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग लेयर लगाते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि उसमें एक पाउडर लगती है, क्योंकि वो सट ना जाए। फिर पाउडर लगाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं कि पेपर को हम लोग धीरे धीरे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर ऐसे करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको महीन जो होता है कि यह मुझे चिकनाहट आ जाए पूरा काफ़ी, और इसी आधार पर मैंने इसको पेपर लगाकर और पीछे मैंने पेपर लगाया। पीछे भी दिखाइए किस पेपर, तरह से हाँ, इसका पेपर दिखता देखिए है। मैंने ऐसे, पेपर है ये पूरा। पेपर है कुल पूरा। मिला के ये 2D सरफेस पे 3D इफेक्ट 3D जो दिया effect है, गया हाँ। है, इसे वही और ये कहेंगे। कहानी है कि एक बच्चे ने जो है प्यास लगी, तो जो प्यास लगा तो मैंने देखा कि ये एक पानी का जो बेसिंग है। और ये मैंने देखा था जर्मनी का मैंने एक क्लैप देखा था, उस क्लैप के अनुसार से मैंने इसे, तो मैंने क्या कि एक बिल्ली यहाँ बनाया और 2 यहाँ 2 देखें यहाँ जानवर हैं, वो उसको देखने की कोशिश कर रहा है, ये भी पीने की कोशिश कर रहा है कि मैं पानी यहाँ पीऊँगा। तो ये उस समय क्या होता है कि जो नल है उसके सामने बच्चे इसके सामने तो चढ़ कर वो पानी पी रहा है, तो ये बिल्ली उसको देख रहे हैं कि भाई मुझे भी पानी पीना है। तो इस तरह आधार पर मैंने इसे कहानी के द्वारा मतलब इसको बनाया। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट भी है और जिस तरीके से तैयार किया है काफ़ी यूनिक तरीका है दर्शकों। और अक्सर हम देखते हैं कि पत्थर की मूर्तियां हम खरीद कर ले आते हैं, या हम देखते हैं कि लकड़ी की तस्वीरें, लकड़ी की मूर्तियां लेकर आते हैं, लेकिन कागज़ की ऐसी ठोस मूर्तियां देखना अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। सबसे ये जो बात है अर्पिता कि वो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, यानी कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं गया है। बिल्कुल। और सर आपने कई बार पेपर मिसी शब्द का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगी ये पेपर मिसी क्या है और हमारे दर्शक भी जाने कि पेपर मिसी आखिर होता क्या है। एग्जैक्टली। पेपर जैसे कि आप पेपर न्यूज़ होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक लुद्दी की तरह एकदम ऐसे फाड़ के पानी में उसको डुबो देते हैं और उसको मथते हैं काफ़ी कस के। और इतना मथने के बाद वो थोड़ा एकदम ड्राई हो जाता है इस तरह से। अब मैंने दिखा रहा हूँ दर्शकों का, ये देख रहे हैं, ये ऐसे है, इस तरह से हो जाता है। और इसको हम किसी भी आकार दे सकते हैं। हम अभी चाहें तो तुरंत हम आकार देकर हम इसको हम तुरंत एक फेस का रूप में धारण कर सकते हैं ऐसे। यानी कि आपके इस पेपर मिसी ने ही इस कला कलाकृति को जन्म दिया है। तो ये एक्चुअली क्या है कि अब इसमें क्या है कि मिट्टी नहीं मिक्स है, प्योर ये पेपर है ये। तो ये मैंने इसको पेपर को जो मिट्टी करेंगे तो ये क्या होगा, भारी हो जाएगा। तो मैंने ऐसा किया कि इसमें और भी एक पेपर आता है जो उसको थिन पेपर बोलते हैं। थिन पेपर क्या होता है कि वो प्लेन करता है वो, और इसमें खल्ली का थोड़ी सी, अभी खल्ली नहीं लगाए इसमें, खल्ली होता है, वाइट होता है वो जो चौक जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी चौक मिलाते हैं इसलिए कि उसको फिनिशिंग आने के लिए। और ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्या वो क्रैक करेगा, तो उसमें हम लोग थोड़ा कम करेंगे तो इससे क्या होता है कि ये मजबूती आएगी। और इसमें गम है, फेविकॉल भी मिला सकते हैं, या चाय का पाउडर आता है। चाय जो हम लोग जो इमली होता है वो चाय होती है, उसके पाउडर बनता है, वो गम के काम करता है। तो जैसा हम देख सकते हैं अभी तो ये सॉफ्ट है, तो इसमें आप जरूर कुछ मिलाते होंगे जो वो हार्ड हो जाता होगा। इसमें ये तो बताएंगे कि फेविकॉल है, और फेविकॉल अगर महंगी होती है तो नहीं, तो आप उसको चाय का पाउडर आता है, वो चाय का पाउडर अगर मिलाएंगे तो वो गम का काम करता है। बबुल गम भी आता है, वो अगर उसको मिक्स करेंगे तो क्या है, ये धीरे धीरे इतना ठोस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार इससे अगर हम मारेंगे किसी को तो चोट भी लग सकती है। चलिए आपने वेस्ट मटेरियल का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके चित्रों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसी चित्रकारी जो आम नहीं लगती है, खास इसलिए भी क्योंकि एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना के जरिए आप अपने मन के अनुसार चित्र बना सकते हैं। सोचिए ऐसी चित्रकारी आप मनोज जी करते हैं, इस तरह के नमूने आपने तैयार किए हुए हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मतलब आपकी चित्रकारी का क्या थीम रहता है, क्या दिशा आपने पकड़ी है? एकदम सीधी सा है, मतलब मैं तो नेचर से ही संबंधित हूँ। और मैं जब आर्ट कॉलेज में गया था, मैंने जब 1988 में, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, जो प्राकृतिक है
वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उसी को आधार पर मैंने पेंटिंग को शुरू किया और आज भी मैं उस नेचर से ही मैं काम करता हूँ। और आसपास जो मैं जो चीज़ जो दिखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो फ्लावर देख रहा हूँ तो आप फ्लावर को नज़र से देख रहा है, मुझे उसमें कुछ और दिखता है। तो जैसे पानी गिर गया या किसी नीचे ज़मीन के सतह पर कुछ और भी दिखता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, अपने फील मिलाता हूँ और उस तरफ से मैं अपना पेंटिंग को तैयार करता हूँ। अभी का जो चल रहा है तो उसको मैंने, जैसा कलकत्ता का जो सिस्टम अभी जो चला है बच्चे को, तो वो मैंने अपने माता के आधार पर कि जो मेरी माँ जो है वो जननी है, उसको कैसे हम उभारे दे सकते हैं, तो उसके आधार पर मैंने उसको वो जो कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, यानी इनकी जो नज़र इतनी बारीक है कि हम इसे नॉर्मल गुलाब देख रहे हैं, ये इसे कला कैसे बना सकते हैं, क्या पेंट कर सकते हैं इसके साथ, उस नज़र से देखते हैं। सर, आपसे मैंने बात की थी तो आपने ये भी बताया कि आपने गणतंत्र दिवस पर बिहार सरकार के लिए कई झांकियां भी तैयार की हैं, कई मंत्रालय के लिए। तो मैं जानना चाहूंगी इसका अनुभव जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जरूर बताएंगे। इसलिए कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे 10 रुपये के लिए भी तरसना पड़ता था उस समय, कि मुझे 10 रुपया भी कहाँ से आएगा। तो उतनी एफर्ट नहीं कर पाते थे मेरे गार्जियन, तो मैं क्या करूं, तो ऐसा तो मैंने शुरुआत किया इलस्ट्रेशन वर्क होता है, जो किताब बनती है तो उसमें फिगर वगैरह होता है। तो मैंने सोचा कि इससे क्यों नहीं अर्जित किया जाए, तो वो काम मैंने शुरू किया। तो लवली ABC बच्चे का वो किताब होता है, वो किताब मैंने चित्र बनाना शुरू किया और उस समय मात्र 10-15 रुपया मिलता था एक फिगर का। और भी उसके लिए मेरे लिए बहुत मायने रखता था उस समय कि उतना पैसा मेरे का आएगा, कि कलर भी लेना है और बहुत महंगी पढ़ाई भी थी उस समय। तो मैं क्या किया कि जब झांकियाँ बनाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने वन विभाग को शुरू किया। चिड़ियाखाना, तो बॉटनिकल गार्डन जो है, वहाँ मैंने स्टडी करता था वहाँ जाकर। तो वहाँ का डायरेक्टर हैं जो मुझे बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बोला कि आप यहाँ मेरे लिए झांकी बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम आपको झांकी बनाएंगे। और उसी दरम्यान पर मैंने उसको झांकी बनाया, वन विभाग का अवार्ड भी दिलवाया और उसके साथ साथ मैंने मछली घर भी बनाया, जो वो मैं 1990 में 92 के लगभग मैंने उसको 28 दिन में कंप्लीट किया था उसका। बिल्कुल मनोज जी, आपको अपने काम के लिए इसीलिए बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दिव्या, इन्होंने करीब 500 से ज्यादा अवार्ड 600-700 अवार्ड। और विधानसभा में भी इन्होंने किसी पोस्टर मेकिंग में पार्टिसिपेट किया था जहां इन्होंने पुरस्कार जीता था। बिल्कुल, तो आपने तो इतने सारे अवार्ड जीते, निश्चित रूप से हमारे युवा आपसे प्रेरित होना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इसे अगर करियर के रूप में चुनना हो इस आर्ट फ्रेम को, तो कैसे उनको आगे बढ़ना होगा। आपने क्या शिक्षा ली है, कहाँ से पढ़ाई की है और इसका क्या विकल्प हो सकता है, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलता है कि आप अपनी जो आर्ट है इसको प्रस्तुत कर पाएँ। सबसे पहले है कि मैं मैट्रिकुलेशन में बिहार में ही, पटना में ही, जो स्कूल का नाम है महंत सरस्वती विद्यालय, और वो एक सरकारी स्कूल है। मुझे वहाँ 7th में थे तो मुझे एक वहाँ से प्रेरणा मिली। और वो जैसे कि अभी जन्म है इनका जयप्रकाश नारायण का, उसी तरह से नेहरू जी का जन्म शताब्दी समारोह था, तो वो बिहार लेवल का था। वो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं उसको पेंटिंग में करूँगा। तो मैं क्या किया कि उसको पेंटिंग बनाया, जेल में बंद है और आगे से 2-3 आदमी हैं, उसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी में वो अपना भारत की कहानी लिख रहे हैं। तो मैंने ऐसा पेंटिंग बनाया और वो टॉप किया तो स्कूल का। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मुझे आ गया। फिर उसके बाद मैं मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं इंटर के लिए मैं कोशिश किया पटना आर्ट कॉलेज, साइंस कॉलेज। हाँ, तो वहाँ से मैंने फिर बोला कि मैं तो मुझे लगा कि मैं आर्ट कॉलेज में भी तैयारी करता हूँ, इसके में तो दोनों तरफ हो गया। तो मैं क्या करूँ कि मुझे आर्ट से ज़्यादा लगाव था, तो मैंने क्या किया कि वो इसमें मैंने ज्वाइन कर लिया और उसी से यहाँ से शुरुआत हुई मैं जानी। और बहुत प्रयास किया मैंने, काफ़ी मेहनत किया। आपने अलग से कहीं ट्रेनिंग भी ली इसके लिए? नहीं, इसके लिए मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया था। और मुझे ये
ननिहाल में मेरे जो मामा जी थे वो आज दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। तो उन्होंने मुझे मैं इस आर्ट से दूर भागता था। लेकिन नहीं मैं ये करना नहीं। मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्रिकेट भी खेला हूँ, फुटबॉल भी खेला हूँ, तैराकी भी मैंने किया है, बास्केटबॉल भी खेला, फिर कैरम भी खेला डिस्ट्रिक्ट से, बैडमिंटन भी खेला। नियति जहाँ आपको ले जाती है आपको जाना ही पड़ता है। तो आपको यहाँ ही योगदान देना था कलाकृति पे, तो कला का योगदान था मेरा देना, और वहाँ से मेरा प्रेरणा मिली। और जब मैं आर्ट कॉलेज में आया तो बहुत मेहनत किया, और मैं रोटी नमक खाकर वो जो स्टेशन पर वो हमारे का रूटीन था। मैं 5 स्टूडेंट थे, मैं और बहुत अच्छे लेवल का लड़का है मेरे जो फ्रेंड है, और मैं 5 लेवल 5 पांडवों के नाम से जाने जाते थे। अरे वाह। कॉलेज में। और 5 जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करता था कि आपको आज अवार्ड ले लेना है, आपको इसको अवार्ड देना है। तो मैंने जहाँ कंपटीशन होता था मैंने 5 पहुँच जाता था, और 5 ने किसी न किसी को अवार्ड मिल जाता था। तो यानी आपकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। आपने 0 से शुरुआत कर यहाँ तक का सफर तय किया है। बिल्कुल। सर, युवाओं के लिए कुछ बताइए, अगर उनको या करियर ऑप्ट करना हो तो वो कैसे सोचें? कैरियर के लिए बहुत अच्छा उज्जवल है, और मैं चाहूँगा कि ये जो है वो मेहनत करे। अभी के बच्चे कि क्या करते हैं ना कि पैसा के पीछे बहुत भाग रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी भी है, मगर इतना पैसा के पीछे भागते अपना काम को प्रति उतना ध्यान नहीं देता है। आज के भी युवा की बात बता रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना काम करें और मेहनत करें। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और मेहनत से जी ना चुराएं, और जो आपका टास्क मिलता है, जो आपका काम है, जो कर्म है, वो आप करते रहें, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार बिहान में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी बहुत ज़्यादा आनंदित हुए होंगे आपके तमाम चित्रकारी को देखकर, इस तरह के स्पेशल नमूने देखकर। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत खूबसूरत हो रहा है। हम तरह तरह की कलाकृतियाँ देख रहे हैं, कई तरह का हमने आर्ट भी देखा, चित्रकारी देखी, और जो हमारा अगला सेगमेंट है वो भी कला से जुड़ा है। एक ऐसी कला जो कहते हैं कि निर्जीव में भी जान फूंक दे, उसको सजीव कर दे। और आजकल देखिए त्योहारों का सीज़न चल रहा है, नवरात्रियों का पर्व चल रहा है, और ऐसे खास मौक़ों पर हम देखते हैं कि जगह जगह में मूर्तियाँ दिखती हैं। तुमने देखा होगा दुर्गा जी की ऐसी मूर्तियाँ जो कभी गुस्से में लगती हैं तो कभी बहुत प्रेम से देखती हुई नज़र आती है। तो ऐसी कला कहाँ से आती है, कैसे ये आर्ट तैयार करते हैं? देखा जाए तो कला जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो है तो बहुत महत्वपूर्ण तो उसकी भूमिका है ही, लेकिन जो कला का जो हिस्ट्री है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है उस टाइम से देखा जा रहा है। तो वहाँ से अवशेष मिलते आ रहे हैं, जो भी स्कल्पचर होते हैं। बिल्कुल, और इतिहास ही हमारा इतना गहराईपूर्ण है। मतलब हमारे इतिहास में भी ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने दीवारों पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ उकेरी कि आज भी लोग उनसे सीखते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो दीवारों पर ऐसी चित्रकारी करते हैं, ऐसी मूर्तियाँ बनाते हैं जो लगता है कि हम कहीं अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। स्वागत करते हैं बिहार बिहान में आज के हमारे खास गेस्ट रामू कुमार जी का, जो कि एक मूर्तिकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके नमूने हमारे पास पहुंचे हैं क्लिप के माध्यम से, तो पहले हम भी उनको देखते हैं तसल्ली से, क्यों दिव्या, और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं।
सर आपके बनाए हुए मूर्ति जो हमने देखे, खासकर मुझे जो समझ आया कि आप महात्मा गांधी बापू से काफ़ी प्रभावित हैं और सभी मूर्तियों में उनकी झलक देखने को मिली। तो मैं बस जानना चाहूँगी सर कि वो जो मूर्ति आपने बनाई थी, आखिर क्या धातु यूज़ किया था, क्या प्रोडक्ट यूज़ किया था और प्रोसेस क्या था? क्योंकि नज़र तो हमें लग रहा है कलर से कि वो तांबा का है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी उसके अंदर का मटेरियल क्या था? मटेरियल की बात तो बाद की बात है। पहले मैं यहाँ गांधी संग्रहालय से जुड़ा था। मैं जब BFA कर रहा था उस समय मोदी साहब थे, तो इनवाइट किए कि एक स्कल्पचर बनानी है। तो मैंने कुछ डिज़ाइन दिए थे, तो उन्होंने फर्स्ट मूर्ति जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जो इसमें आप देखे होंगे, तो उसका मैंने निर्माण किया था 97 में। तो वो फर्स्ट मूर्ति थी फाइबर ग्लास में, जो कि राज्यपाल ने उद्घाटन किया था। मतलब आपकी बनाई गई मूर्तियाँ फाइबर से बनाई जाती हैं? फाइबर, मेटल, टेराकोटा, बहुत सारा माध्यम है, स्टोन कार्विंग। अच्छा, आगे मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्योंकि आप एक मूर्तिकार हैं और जितना मुझे मालूम है आप जगह जगह जाते हैं, कई जगह आपने मूर्तियाँ बनाई हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक हमने देखा है, उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक भी आप पहुँचे हैं जहाँ आपने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं जी। तो ये जो आप गढ़ते हैं मूर्तियाँ, क्या कॉन्सेप्ट रहता है और इसका प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि नॉर्मली देखते हैं कि जगह जगह मूर्तियाँ जो बनती हैं 1 महीना 2 महीना लगता है, तो आपकी जो मूर्तियाँ हैं ये बाकी मूर्तिकारों से अलग कैसे हैं? आप कितना समय लेते हैं? किन चीज़ों का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं? अलग होने का कारण है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर 100% देने की कोशिश करना चाहिए। और ये तो ध्यान की चीज़ है। आप काम कर रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा, पता ही नहीं चलता है कि समय काम करते करते चला गया। तो वो ध्यान की बात होती है। तो जब ध्यान लगेगा इसका मतलब काम अच्छा हो रहा है। ध्यान से तो यही होता है कि आपका काम और समय पता नहीं चलता है तो अच्छा काम हो रहा है। और रंगों की अगर बात करें तो ख़ास तौर पर किस तरह के रंगों का आप इस्तेमाल करते हैं? स्कल्पचर में ऑलरेडी तो डायमेंशन होता है, तो इसमें रंग का बहुत कम ही इस्तेमाल, कॉपर, क्योंकि वेट वॉल्यूम दिखाना होता है, तो कलर अधिकतर डार्क ही होता है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, हमने अपने स्टूडियो में भी कई कलाकृति जो है स्कल्पचर मंगाया है, इनके ज़रिए जो बनाया गया है। तो सर इसके बारे में बताइए, जो आपने बनाया है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि बहुत यूनिक सा लग रहा है, अनोखा सा लग रहा है देखने में। बिल्कुल। एक्चुअली लॉकडाउन हुआ था तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि इसको किस तरह से इसका आकार दिया जाए। लॉकडाउन को परिस्थिति जो था उसमें तो कुछ ड्राइंग किए थे 4-5, तो उसमें लगा कि नहीं, एक लॉक जो साइकिल का ताला होता है उसको ले करके एक लॉकडाउन के ऊपर कुछ काम करते। यानी कोरोना काल आया, हाँ, वो आपने कॉन्सेप्ट कोरोना काल में ही बनाया। उस काल में ही बनाया। फर्स्ट स्टेज जो ख़त्म हुआ था उसके बाद इसको सेकंड वाला में हम किए थे। तो उस समय किए तो मतलब उसका डिज़ाइन और करीब 1.5-2 महीना लगा था। यानी ये कलाकृति एक ताला को दिखा रहा है। हाँ। और यहाँ फंसे जो है वो लोग दिख रहे हैं। नहीं, फंसे नहीं है, ये स्पेस जो बीच का है वर्ल्ड का एक सिंबल है। अच्छा, दुनिया का सिंबल है, जो कि एक लॉक में वो बंद है। और हाँ, ये से जो बीच में जो दिख रहे हैं आदमी लोग, बहुत सारे लोग उसमें अपना अलग अलग एक्टिविटीज में रूम में जैसे बंद होते हैं उस तरह का। इसमें यानी पृथ्वी फंस गई है, यहाँ से बंद हो गई है, लॉक हो गई है। फंसी हुई नहीं है। हाँ, पृथ्वी मतलब आदमी लोग मजबूर है अपने दायरे में रहने के लिए। देखा जाए तो लॉकडाउन के वक्त ऐसा ही हुआ था कि सभी लोग अपने 4 दीवारों में कैद हो गए थे। एक तरह से एक ताला लग गया था। वो एक आपने कॉन्सेप्ट लिया, और कॉन्सेप्ट में और आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं, कई जगह अलग अलग तरह की डिमांड आपसे होती होगी, लेकिन पर्टिकुलर जो आप अपने दिल से करते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, कैसे थीम पकड़ते हैं? सोसाइटी में हमारे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, आप किन घटनाओं को प्रमुखता से लेते हैं, किन चीज़ों को उकेरते हैं, उभारते हैं? एक्चुअली कलाकार का तो अपना एक अनुभव होता है, उसके आधार पे ही जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, जो समसामयिक विषय होता है, उसको लेकर के एक स्केच, ड्राइंग, विजुअलाइजेशन करते हैं। उसके बाद फिर मैकेट बनाते हैं क्ले में, और उसके छोटा सा मैकेट होता है। मैकेट बनाने के बाद मिट्टी में मैकेट बनाते हैं, उसके बाद फिर लार्ज करने का कोशिश करते हैं। अच्छा
लगे कि ये मेरे लिए अच्छा मतलब काम होगा, तो उसको बड़ा सा काम बनाते हैं। सर, हमने क्लिप में देखा कि आपने कई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई है, लेकिन एक ऐसा समय होगा जो आपने शुरुआत की होगी बहुत छोटी सी प्रतिमा, या फिर सबसे पहला जो आपका इनिशियल स्टेज होगा काम करने का, सर कब आपने शुरुआत की? ये प्रोफेशनली परंपरागत पॉटर कुम्हार से प्रजापति जाति से हूँ। तो मेरे पिताजी काफ़ी मूर्ति और भैया बनाते थे, तो उस दौरान काफ़ी चीज़ छोटे छोटे खिलौना खुद बनाते थे, उसका मोल्ड लेकर के फिर उसका रिप्रोडक्शन होता था। यानी बचपन से आप में ये कला था? जैसे खिलौना वगैरह हर तरह का, सरस्वती जी हो गया, तो वो चीज़ बनाते बनाते मिट्टी से एक परिचय हो गया, मिट्टी का जो गुण है उससे लगाव हो गया, परिचय हो गया। क्योंकि अब काम करने में जो होता है ना मिट्टी में बहुत इजीली, मतलब कहीं भी मिट्टी को ये कर सकते हैं, यूज करके उसको कोई एक अलग आकार दे सकते हैं। आपने इसके लिए कुछ पढ़ाई कहीं सीखी हाँ, है? पढ़ाई तो मैं वही मैट्रिक करने के बाद मैंने BFA किया पटना आर्ट कॉलेज से 98 में, और 98 में ही मतलब गांधी जी संग्रहालय से जुड़े, कुछ उस समय से कुछ काम गांधी जी के ऊपर करते रहे। तो आपने प्रोफेशनली इसको कब और से मास्टर्स मेरा BHU से रहा है। मतलब फुल एंड फाइनल आपने इसको करियर के रूप में सिलेक्ट करने के बारे में कब सोचा? उस दौर में क्या वो वक्त करियर था? के बारे में मैंने नहीं सोचा था, बस ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा आर्टिस्ट बनना है, तो वो मेरा दिमाग में चलता रहा कि बड़ा आर्टिस्ट बनना है, पैसा वो सब दिमाग में नहीं चल रहा था। तो काम करते करते वो करियर अपने आप बन जाता है। एक समय आया होगा जब हाँ, आपने इस क्षेत्र में कदम रखा, हाँ, तो कभी लगा होगा 1 साल या फिर 6 महीने बाद कि शायद नहीं चल रहा है सब कुछ, हाँ, छोड़ देना चाहिए। हाँ, पटना तो जैसा एरिया, बिहार जैसा मोटिवेट किया, क्योंकि हाँ, लोगों को इसी की ही जरूरत है कि जब हम क्षेत्र में घुस जाते हैं हाँ, और जब लगता नहीं है कि होता शायद छोड़ है, दें बिल्कुल क्या? होता है। जानकार आदमी को के पास भी इस तरह का विचार होता है कि काम जानते हुए भी नहीं मिलता है मार्केट में, तो पटना जैसा एरिया में टिक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। दिल्ली या बॉम्बे में अगर रहते हैं तो शायद कुछ और करते हैं। तो कैसे अपनी पैठ जमाई पटना जैसे बस मतलब रहते काम करते चले गए, जो भी मिला उसको उसमें अपना समय। इन्होंने ना सिर्फ मूर्तियां बनाई हैं, बल्कि हमने अभी कुछ नमूने भी देखे कि दीवारों पर इन्होंने उभारा है चित्रों को, मूर्तियों को, जो ऐसा लग रहा है कि एक चित्र भी है, पेंटिंग भी है, एक मूर्ति भी है। वो कॉन्सेप्ट उसको क्या कहते हैं? रिलीफ वर्क है। अच्छा, रिलीफ वर्क आप सीमेंट में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, टेराकोटा में भी होता है। टेराकोटा में बड़ा सा एरिया को एक साथ नहीं फायरिंग कर सकते हैं, उसका पीस मोल्ड करके 1.5 फीट 2 फीट का पीस मोल्ड होता है। नहीं सॉरी, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि वो एक 2D सरफेस है दीवार, और उस पे हमने 3D उकेरा है या फिर उभारा है। प्रोसेस ये बनाने के बाद उसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, बना के उस पे पेस्ट हाँ, कर देते हैं। बनाने के बाद उसका छोटा छोटा स्क्वायर में। सर, आपने बताया आपने इस क्षेत्र में काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी परेशानियों को झेला है, तो हम ज़रूर चाहेंगे अपने हमारे युवा पीढ़ी को आप ज़रूर बताएं कि अगर जिसे भी ये मूर्तिकार बनना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उन्हें क्या करना और होगा? आपके जैसा बनना है, तो वो क्या करें और कैसे सीखें और खुद को कैसे मोटिवेट रखें? जी जी। सबसे पहले तो एजुकेशन अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। आर्ट के फील्ड में भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है एजुकेशन। आप इंटर कीजिए और आर्ट कॉलेज में आइए, 5 साल का कोर्स होता है, वहाँ पे आप इसका कोर्स क्या कीजिए। बड़ौदा है, बनारस है, पटना है, इन जगहों पे आप कर सकते हैं। जामिया इस्लामिया है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। यानी कुल मिला के सर देखा जाए 5 तो साल शिक्षा, आप 5 साल BFA और 2 साल का मास्टर्स होता है, तो उसमें आप करने के बाद फील्ड में आ सकते हैं। बहुत अच्छा। शिक्षा लेने की बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे कलाकार हो, एक नॉलेज हो जाता है, एक आपको बारीक पता चल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का और वक्त बहुत कम है, लेकिन रामू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, हमें दिया, और एक ऐसी बातचीत की जिससे हमें समझ आया कि किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए जुनून चाहिए, जिद चाहिए, तभी हम मंजिल को पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू।
दर्शकों आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में आगे हैं झलकियां, जो कि दिव्या हमें बताएंगी क्या है आज की झलकियां। जी बिल्कुल अर्पिता, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बिहार बिहान के बाद आपके सामने और भी कई कार्यक्रम दूरदर्शन बिहार लेकर आएगा, इसलिए आपको टीवी के स्क्रीन के सामने से हटना नहीं है। मैं बता दूं आपको 9 बजे आप न्यू इंडिया कार्यक्रम देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं 9:30 बजे आप माटी की गूंज कार्यक्रम देखेंगे, जहां देवी गीत आपको सुनाया जाएगा, और 12 बजे आपको खुला आकाश दिखाया जाएगा। और 1:30 बजे खान पान का कार्यक्रम है, जिसमें आपको टेस्टी रेसिपी बनाने को सिखाया जाएगा और उस खाने को खाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल दिव्या, अब हम अपने दर्शकों को फटाफट बता देते हैं एड्रेस। हमारा पता नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पिन है 800001। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com, और हमने पता आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप पत्र हमें ज़रूर लिखेंगे, मेल आप हमें ज़रूर करेंगे, और चाहेंगे कि आपका ये दिन बेहद खूबसूरत हो, खुशनुमा हो। नमस्कार। नमस्कार।